नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं क्या है खास आज कृषि समाचार में। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए पशुओं को समय समय पर पिलाएं पानी। बिहार में अब हाईटेक तरीके से हो रही है कीटनाशी का छिड़काव। कम समय में तैयार होने वाली G9 प्रभेद से करें केला की खेती। पशुपालक किसान भाइयों, राज्य में अब धीरे धीरे गर्मी परवान चढ़ रही है। ऐसे में इंसान के साथ साथ पशुओं में भी पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से पशु डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसका सीधा असर दूध उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए पशुपालक किसान भाइयों को इस समय पशुओं को उचित प्रबंधन की आवश्यकता होती है, उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। बढ़ती गर्मी के कारण पशुओं में हीट स्ट्रोक होना एक सामान्य बात है। अगर पशु को हीट स्ट्रोक से बचाना है तो उन्हें छांव में रखना अति आवश्यक है। दिन में 2 बार, सुबह धूप निकलने से पहले और शाम को धूप खत्म होने के बाद नहलाना अवश्य चाहिए। पशु को दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाना चाहिए। पशु के चारे में हरे चारे की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए। इसके अलावा पशुओं को मल्टीविटामिन की दवा भी देनी चाहिए। बिहार में आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब कृषि कार्य को बेहतर बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य के किसान खेती में तकनीक का इस्तेमाल करने में दक्ष हो रहे हैं और यही कारण है कि नैनो यूरिया और केमिकल के छिड़काव के लिए अब ड्रोन की मांग लगातार बढ़ रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पहले यह चिन्हित किया गया कि खेत में लगे फसल की उपज कहाँ कमजोर है और किस इलाके में कीड़ा लगा है। इसके बाद उसी हिसाब से ड्रोन के जरिए खेतों में खड़ी फसल का उपज बढ़ाने के लिए उस पर खाद और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। किसान ड्रोन की मदद से 8 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकते हैं। पानी सिर्फ 10 लीटर लगेगा, यानी समय और पानी के साथ साथ मजदूरी खर्च की भी काफी बचत होगी। किसान भाइयों, उन्नत प्रभेद में आज हम बात करेंगे G9 केले की। G9 टिश्यू कल्चर के केले की खेती का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। इसके पौधे छोटे और मजबूत होते हैं, जिसे आंधी तूफान में नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा केले की दूसरी प्रजाति जहां 14 से 15 महीने में तैयार होती, वहीं G9 प्रजाति का केला महज 9 से 10 महीने में तैयार हो जाता है। खेतों में एक फसल की कटाई के बाद उस फसल के अवशेषों खेत में रह जाते हैं, जिसे हटाकर भूमि को फिर समतल बनाना अगली फसल के बेहतर उत्पादन के लिए अति आवश्यक होता है। माउंट हेरोडिस्क एक अत्याधुनिक कृषि यंत्र है, जिसकी सहायता से इस कार्य को आसानी से और उत्तम तरीके से किया जाता है। इस यंत्र की मदद से किसान भाई खेतों में खरपतवार के छोटे छोटे टुकड़ों को मिट्टी में दबाकर खेत को समतल बना सकते हैं। खेती की खबरों में आज आगे बढ़ते हुए आपकी मुलाकात वैशाली जिला के मीनापुर निवासी विजेंद्र कुमार सिंह से, जो कम लागत से करेले के उन्नत प्रभेद से खेती कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। आज के समय में करेला की खेती मुनाफे की खेती है, जिसकी अच्छी कीमत के साथ साथ बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है। औषधीय गुणों से भरपूर करेला एक ऐसी फसल है जो लगाने के 70 से 85 दिनों बाद ही अच्छी मात्रा में फल देना शुरू कर देता है और कम से कम अगले 3-4 माह तक उत्पादन देता रहता है। समेकित खेती के दौर में छोटे किसान इस तरह की खेती करके अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। विजेंद्र वैसे ही प्रगतिशील सोच वाले किसान हैं। ये करेले के 1 से ज्यादा किस्मों की खेती कर रहे हैं और लागत से 4 गुना मुनाफे की अधिक उम्मीद लगाए हैं। मैं करेला की खेती किया हूँ, इस 2 कट्ठे में अच्छी निकल रहा है। मतलब 2-3 किस्म करेला है उसमें, एक हरा करेला है, एक उजला करेला है। उजला करेला स्वाद भी बहुत बढ़िया है, खाने को बढ़िया डिमांड है। मैंने आस पड़ोस में अच्छा सेल किए हैं। क्या लागत लगा था? लागत 500 रुपये लगा कट्ठा में।
मुनाफा अच्छा हो रहा है, 40 रुपये के लिए किलो तक बेचते हैं। मुनाफा माने 4 गुना निकल जाता है। आइए अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। आइए अब चलते हैं पटना अनाज मंडी और जानते हैं अनाजों का ताजा भाव। लोकल गेहूं 2800 रुपए प्रति क्विंटल, सुपर चावल 5200 रुपए प्रति क्विंटल, अरवा चावल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, बासमती चावल 7200 रुपए प्रति क्विंटल। और कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी पटना का तापमान? एक नजर मौसम के मिजाज पर। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में पछुआ हवा का प्रभाव बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक फिलहाल लू की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। किसान भाइयों को इस मौसम में तैयार गेहूं की फसल की कटाई की सलाह दी जाती है। किसान कटी हुई फसलों को बांध कर रखें, अन्यथा तेज हवा से फसल एक खेत से दूसरे खेत में जा सकते हैं। नमस्कार अन्नदाता कृषक भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ पूनम। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती बाड़ी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों को खबरें खेती के माध्यम से। किसान भाइयों, हमारे पशुपालक किसान भाइयों की शिकायतें आ रही हैं कि गाय भैंस के दूध में फैट्स और एसएनएफ की कमी को कैसे दूर किया जाए, क्योंकि दूध में फैट्स और एसएनएफ का बहुत बड़ा रोल होता है जिसकी कमी से दूध की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस कमी को दूर किया जाए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, पशुपालन के क्षेत्र में हमारा बिहार भी जो पंजाब आदि जो राज्य हैं जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं पशुपालन के क्षेत्र में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की स्थिति में अब आ गया है और हमारे किसान भाई पशुपालन के क्षेत्र में लगातार अपनी आर्थिक आमदनी को बढ़ा रहे हैं और उसे प्रशस्त कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वह इसी से संबंधित है कि गाय और भैंस के दूध में जो फैट और एसएनएफ होता है उसकी क्या भूमिका होती है और उसकी कमी का समाधान हमारे किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं। इस खास विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जो प्राध्यापक हैं पशु पोषण विभाग, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, फैट और एसएनएफ ये क्या होता है गाय और भैंस के दूध में? हाँ, नमस्कार किसान बंधुओं। ये गाय के दूध या भैंस के दूध में या किसी भी प्रजाति के दूध में कह लें तो करीब 82 से 85% तक पानी होता है और उसके बाद जो बचा हुआ सूखा चीज़ होता है उसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड नॉट फैट। फैट सॉलिड चीज़ होता है, यानी कि दूध में दो चीज़ें हो गई, एक पानी हो गया और दूसरा सॉलिड हो गया। उसी सॉलिड को वैज्ञानिकों ने दो भाग में बांट दिया। एक को फैट कहते हैं जिसको कि आप वसा कहते हैं, चिकनाई कहते हैं, और जो दूसरा जो सूखा वाला पार्ट बच गया उसे ही हम कहते हैं एसएनएफ, यानी कि सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड तो है, सूखा तो है, लेकिन उसमें फैट नहीं है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो किसी भी दूध की मानकता को यूँ कह लीजिए कि मॉड्यूलेट करता है, कि वो उसको बताता है कि उसमें कितना चीज़ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर आप गाय के दूध में देखेंगे तो प्राय किसान बंधु को पता होगा कि 3.5%, 4%, 3% के आसपास फैट होता है। उसी तरह जो एसएनएफ की मात्रा होती है वो करीब 7.5 से 8 तक होता है। जब भैंस के दूध की बात करेंगे तो वहाँ करीब फैट जो है वो मिनिमम 6 होगा, 6 से 8 तक होगा, और एसएनएफ की मात्रा जो है 8.5 से 9% तक हो जाएगा। तो ये जो फैट और एसएनएफ है ये तो दूध का कंपोनेंट हुआ, लेकिन इसका विशेष महत्व ये इसलिए है क्योंकि आजकल जो दूध की खरीद बिक्री होती है उसमें इस फैट और एसएनएफ का बहुत बड़ा योगदान है। फैट और एसएनएफ के गुणवत्ता के आधार पर या उसका कितना उसमें मात्रा, उसी के आधार पर उनको पैसा मिलता है। इसी से सर संबंधित जो अगला सवाल एक महत्वपूर्ण जो जहन में आ रहा है वह यह है सर कि अगर इसकी मात्रा असंतुलित हो जाए तो सर उसके क्या उपाय हैं उसे मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल सही कि ये जो फैट और एसएनएफ है जो हम अपने पशुओं को खाना खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, दाना देते हैं, उसी से बनता है। तो कई बार क्या होता है कि पशुओं में जो हमारा गुणवत्तापूर्ण जो आहार है वो नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है कि फैट को कम कर देता है, एसएनएफ को कम कर देता है। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पशुओं को संतुलित आहार दें।
संतुलित आहार का मतलब कि अगर पागुर करने वाले जानवर यानी गाय हैं तो उसको हम चारा और दाना दोनों चीज़ समुचित मात्रा में दें। चारा में भी जो हरा चारा होता है वो पशुओं के लिए सर्वोत्तम आहार है। पशुपालकों के पास जितना संभव हो वो देना चाहिए। ऐसे हम कहते हैं कि 20 से 25 किलो प्रतिदिन उसको हरा चारा देना चाहिए। तो जब आप हरा चारा देंगे भरपूर मात्रा में तो आपके गाय में फैट और SNF की मात्रा जो है वो कम नहीं होगी। ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। दूसरा चीज़ है वो है कि दाना का मिश्रण। दाना मिश्रण की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गाय के शरीर में बाहर से कुछ नहीं है, जो आप खिला रहे हैं वही बदलना है। तो अगर उसमें फैट की मात्रा कम है, प्रोटीन की मात्रा कम है, आपको फाइबर की मात्रा कम है, मिनरल की मात्रा कम है, तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो गुणवत्ता होना चाहिए कि प्रोटीन की मात्रा कम से कम 20% होनी चाहिए। उसी तरह एक और मानक होता है जिसको आप TDN कहते हैं, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट, वो 70% होनी चाहिए। अब तो सर जैसा कि सर आप देख भी रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन का दौर है और जिस दौर से हम और गुजर रहे हैं, तो जाहिर है जो हमारे पशु पक्षी भी हैं तो वह भी इसकी जद में आ रहे हैं, इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो गर्मी का प्रकोप अभी से ही हम लोगों को महसूस होने लगा है। तो गर्मी के मौसम में किस तरह से पशुओं का खान पान रहना चाहिए ताकि फैट और SNF की जो मात्रा है वो संतुलित रहे और बरकरार रहे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि खास करके जो गर्मी के समय में प्रायः फैट और SNF कम हो जाता है, क्योंकि गर्मी के कारण पशु आपको स्ट्रेस में रहती है, खान पान की कमी होती है, उनका खान पान कम हो जाता है और साथ में गुणवत्ता की भी कमी आ जाती है, क्योंकि हरे चारे की दिक्कत होने लग जाती है। तो ऐसे में क्या करना है कि जो आप आहार बना रहे हैं, दाना मिश्रण बनाए, वो गुणवत्तापूर्वक बनाएं। गुणवत्तापूर्वक का मतलब कि उसमें अगर हम बता रहे हैं कि मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो चारा दाना मिश्रण बनाना है तो कम से कम 1/3 उसमें अनाज दें, 1/3 चोकर या गुंडा दें और 1/3 जो है खल्ली या दलहनी कुछ दें, और उसमें 2% नमक दें, 2% मिनरल मिक्सचर दें और 1% नमक दें। तो ये दाना मिश्रण एक तरह से संतुलित होगा। उसकी मात्रा भरपूर दें। जब चूँकि आहार में जो आप पोषक तत्व दे रहे हैं तो पूरा इंटेक नहीं हो पाता, क्योंकि आहार वो खाना नहीं खा पाती अच्छे से। तो इसी के लिए क्या किया जाता है कि उसमें एक वसा मिलाया जाता है, और वसा में भी पशुपालकों से अनुरोध करता हूं कि वो सीधा तेल ना पिलाएं। उसमें एक बाईपास फैट होता है, तो वो दाना में करीब 1% की मात्रा में मिलाते हैं बाईपास फैट। ग्रामीण स्तर पे हम ये आमतौर पे देखते हैं कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं तो खान पान पे उतना उसे तवज्जो महत्व नहीं दे पाते हैं जितना कि हमारे विशेषज्ञ वैज्ञानिक जिस तरह से सोचते हैं कि हमारा पशु का खान पान इस तरह से हो ताकि पशु स्वस्थ रह सके। तो दुधारू पशुओं को अक्सर ये सर देखने में आया है कि लोग अंग्रेजी जो दवाइयाँ होती हैं, बिमराल हो गया, ये सब भी देते हैं ताकि दूध में की जो मात्रा है वो बढ़ी रहे, उसका फैट जो है वो बढ़ा रहे। तो ये सर कितना उचित है और देना चाहिए कि नहीं? हाँ, नहीं, ऐसे समझिए कि जो हम खाना पशुओं को खिला रहे हैं, अगर उसके शरीर में कोई चीज़ की कमी हो गई, जैसे आपने जिस भी दवाई का नाम लिया उसमें विटामिन है, मिनरल मिक्सचर, तो कई बार जो हम पशुपालक अपने पशुओं को चारा और दाना दे रहे हैं तो उसमें उसकी कमी हो जाती है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए ऊपर से देते हैं, तो इसमें कोई हानि या कोई नुकसान की बात नहीं है, हम दे सकते हैं। हाँ, देसी इलाज बहुत सारे हैं, देसी नुस्खे भी होते हैं। जैसे फैट के लिए आपको अगर कहते हैं फैट को बढ़ाने के लिए तो मेथी कई बार पशुपालक अपने पशुओं को देते हैं। पचाने के लिए अजवाइन देते हैं, उसी तरह गुड़ मिला के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिला के आप अगर देते हैं तो जो देसी इलाज है वो भी कारगर होता है। पशुपालक अपने अनुभव के आधार पे उनका भी प्रयोग करते हैं, तो ये इसमें कोई बुराई नहीं है, आप दिया जा सकता है। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि अभी डॉक्टर पंकज सर ने बतलाया कि जो देसी माध्यम से जो इलाज है वह भी फैट और SNF के लिए कारगर हो सकता है। आप मेथी दीजिए, देसी गुड़ दीजिए, और इससे क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देने के बाद जो दूध की गुणवत्ता है, स्वास्थ्य की लिहाज से उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, मिलते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम के अगले भाग में एक नई जानकारी और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना गाय भैंस के दूध में फैट्स और SNF कमी को दूर कैसे किया जाए। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, घटता जल स्तर, खास करके यह
हमारा जो जलस्तर है आज की तारीख में, वह चिंतन नहीं चिंता का विषय है। घटता जलस्तर, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो चापाकल हम कल तक 20-25 फीट 50 फीट में चलाते थे, आज वही चापाकल 150 फीट में जा चुका है। वैज्ञानिकों ने जो तकनीक ईजाद की, उसमें कई तरह के ऐसे तकनीकों का ईजाद हुआ जिससे कि पानी की खर्चा कम हो, पानी का खर्च कम हो और हमारे फसलों को पर्याप्त पानी भी मिल जाए। उसी तकनीक में आज हम एक तकनीक की चर्चा करने जा रहे हैं, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। खास करके अब जो हमारा बिहार में सीजन है, आम है, लीची है, मतलब बागवानी फसल है, उसमें सब्जियां भी है, तो खास करके बागवानी फसल और सब्जियों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का क्या महत्व है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जा सकता है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य वैज्ञानिक के पद से सेवानिवृत्त डॉक्टर SP गुप्ता। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, काफ़ी चर्चित पद्धति है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, क्या है सर? पहले इसके बारे में हमको जानकारी दे दीजिए। किसान भाइयों, जैसा कि आज का विषय है सूक्ष्म सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई एक मतलब कि पानी की जो है कम से कम मतलब कि प्रयोग करके और उसको अंतराल के पानी को मतलब खेतों में फसलों पर कम मतलब अंतराल पर और कम मात्रा में दे करके उसमें और उसको सिंचाई को सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं। सूक्ष्म सिंचाई जो है, आपको जो जनरल सिंचाई है, जो सामान्य सिंचाई है, फ्लड इरिगेशन, उससे हट करके है। फ्लड इरिगेशन में तो पानी जो है बहुत बर्बाद होता है, लेकिन सूक्ष्म सिंचाई में पानी को हम बहुत मतलब बचाव करते हैं, पानी इसमें काफ़ी बचत होती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति जो है पौधों के जड़ क्षेत्र में ही मतलब कि पानी को दिया जाता है और प्लास्टिक से बनी हुई युक्तियाँ होती है जो कि सूक्ष्म सिंचाई करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई में जो है मतलब कि इसमें लेटरल्स होते हैं, मतलब कि सब मेंस होते हैं, मेंस होते हैं, सबलेट होते हैं। इसी तरह से आपको मतलब प्लास्टिक के पाइपों द्वारा जो है पानी जो है और पौधों के जड़ क्षेत्र में पानी दिया जाता है, जिससे कि पौधों को डायरेक्ट पानी जो है सीधे पौधा अपना यूज करता है, प्रयोग करता है। उसके साथ साथ हम घुलनशील जो है उसमें खाद भी दे सकते हैं और कीटनाशक दवाई भी दे सकते हैं, जो कि पानी के साथ, सिंचाई के साथ ही पानी आपको उसमें पौधों के जड़ क्षेत्र में पर्याप्त होता है। अच्छा सर, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति का खास करके आज जो हमारा विषय है बागवानी फसलों में, तो बागवानी फसलों में बगीचे जो हमारे हैं, फलों के बगीचे हैं, पहले हम उसी पर बात करते हैं कि फलों के बगीचे हैं, काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है उसमें, तो उस उपलब्धता की कमी को कैसे ये पूरा करता है? टपक सिंचाई जहाँ जहाँ मतलब कतार में जो पौधे लगे रहते हैं, मान लीजिए आम का ही पौधा लगा हुआ कतार में या लीची का पौधा लगा, जो भी लगा हुआ कतार में ही मतलब कि ड्रिप इरिगेशन के लगा हुआ था सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन में मतलब मेन लाइन्स होता है, मेन से बाद सब मेंस होता है, सब मेंस निकलता है लेटरल्स में जो है जहाँ जहाँ पौधे लगे वहाँ पर इमिटर लगा देते हैं, ड्रिपर लगा देते हैं। उसमें पौधों की मतलब उम्र के हिसाब से, छोटा पौधा है कि 2 मीटर एक लगाएंगे और मतलब कि 4 LPS का, और अगर पौधा जो बड़ा होता जाता है उसमें मीटर 2-3 लगा देते हैं और एक लाइन से लेटरल में ही मीटर को जो है उसमें फिक्स कर देते हैं होल करके, उसी बूंद करके पानी जड़ क्षेत्र में गिरता है। और जब भी हम इसको मतलब कि घुलनशील जो है उसमें खाद भी साथ साथ उसको जो है जब भी ज़रूरत होता है उसमें घुलनशील साथ में सिंचाई के साथ साथ आप घुलनशील खाद भी उसमें सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचता है। और चूँकि जड़ क्षेत्र में पानी पहुंचता है, पानी बर्बाद नहीं होती है, जहाँ जहाँ पौधा लगा वहीं पर पानी लगा होता है, इमीटर ड्रिपर वहीं आप देते हैं। पौधों के हिसाब से ही आप 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, जैसा पौधे का बढ़वार हुआ उस हिसाब से मीटर के बढ़ाते जाते हैं। 2 LPS से लेकर के 20 LPS तक जो है मतलब कि मीटर ड्रिपर का हम प्रयोग करते हैं। उसी हिसाब से हर फसल के लिए अलग अलग दूरी होती है, तो उसके लिए मीटर का भी जो है अलग अलग उसी हिसाब से अपना लेटर लाइन पर वहीं पर छिद्र करके उसमें पाइप में उसको हम लगा देते हैं उसमें। इस तरह से सूक्ष्म सिंचाई पौधों मतलब कि खासकर मतलब कि बागवानी फसलों के लिए और बहुत ही मतलब कि बेहतर कारगर मतलब कि ये सिंचाई की पद्धति है। लेकिन सब्जी फसलों में खास करके अभी जो गर्मा मौसम होता है सर, गर्मा सब्जियों में पानी की लोग जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि लोग फ्लड इरिगेशन कर देते हैं बिल्कुल, और चूँकि उससे नमी भी बनती है, तो उस नमी की कमी को सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से पूरा किया जा सकता है। हाँ,
बिल्कुल नमी को जो है खासकर में सब्जियों वाले पौधे में जो लगी होती है, आप ड्रिप से अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जहाँ आपके ड्रिप इरिगेशन में जहाँ आपका मतलब पौधा लगा हुआ है, जहाँ प्लांट पेड़ लगा हुआ है सब्जियों का, वहीं हम जड़ क्षेत्र में ही पानी देते हैं। और फ्लड इरिगेशन में पानी पूरा फैला हो जाता है, उससे खरपतवार भी काफ़ी हो जाता है, पानी की बर्बादी होती है, श्रम की बर्बादी होती है, हर तरह से बर्बादी होती है। और इसमें सब्जियों में खासकर सब्जियों में भी कोई भी सब्जी, हर सब्जी में भी प्रयोग किया जाता है टपक सिंचाई पद्धति जो है। उससे काफ़ी मतलब कि उपज भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और पानी की बचत काफ़ी होती है, श्रम की बचत होती है और फर्टिलाइज़र यूज एफिशिएंसी भी जो है उसका काफ़ी उसका बढ़ जाता है, मतलब काफ़ी उसका बढ़ जाता है। फर्टिलाइज़र ग्रहण करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, फर्टिलाइज़र बर्बाद नहीं होता है। सर, अब एक सवाल थोड़ा सा हम किसानों के लागत पर भी बात करते हैं, क्योंकि लागत भी तो उसकी होनी चाहिए ना, कि हमें उसकी लागत अगर कहीं ज़्यादा हो गई तो फसल से जो हमें आउटपुट आ रहा है वो कम जाएगा हमारा। तो किसान बोरिंग जैसे हमारा है तो उसमें तो बोरिंग एक बार हो गया, उससे पानी पटा रहे हैं। अब जब सूक्ष्म सिंचाई पद्धति की ओर जाएंगे तो इसमें पाइप है या जो भी सब लाइन है या कई तरह के पाइपलाइन उसमें हैं, तो उसका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। फिर किसान के लिए तो वो लागत बढ़ जाती है, तो उसको कैसे, वो भी तो एक हमारे लिए किसानों के लिए खर्च का सब्जेक्ट हो जाता है। शुरू में जो है मतलब कि आपको मतलब शुरुआत खर्चा लगेगा माइक्रो इरिगेशन में, टपक सिंचाई में, लेकिन धीरे धीरे जो है आप देखिएगा 2-3-4 साल में आपको सब ये कास्ट कम हो जाएगा। फ्लड इरिगेशन सिंचाई से तुलना कीजिएगा तो आपको मतलब टपक सिंचाई में या माइक्रो इरिगेशन सिंचाई में आपको जो है इसमें कम खर्चा आएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि उपज में वृद्धि होती है इसमें, और श्रम की बचत होती है, और इसमें मतलब कि और कोई मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है। अब पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होती है, खरपतवार नियंत्रण होता है इसमें। चूँकि पानी हमको पूरा क्षेत्र में फैलाया नहीं जाता है, पानी जहाँ वहीं देते हैं जहाँ पर जड़ क्षेत्र में पौधा लगा वहीं पानी देते हैं, तो खरपतवार बिल्कुल नहीं होता है। और इसमें श्रम बचत हुआ, उपज में यील्ड हुआ, आपको पानी का बचाव हुआ। और दूसरी बात खाद भी जो है, फर्टिलाइज़र जो है, घुलनशील फर्टिलाइज़र डायरेक्ट आप जो उसमें प्लांट को देते हैं, उससे जो है उसको मतलब कि ज़्यादा उपयोग कर पाता है प्लांट, उससे ज़्यादा ग्रोथ वृद्धि होती है, उपज में भी काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपने देखा कि हम एक स्लोगन ज़रूर कहेंगे इसमें कि जल बचाइए, देश बचाइए और अपना भविष्य बचाइए। क्योंकि जल रहेगा तभी हम रहेंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ ना दे सकते हैं तो कम से कम पीने के लिए जल और श्वास लेने के लिए एक अच्छा पर्यावरण ज़रूरी है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, फिर मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आपने जाना दूध में फैट्स और एसएनएफ की कमी को कैसे दूर किया जाए, और अब वक्त हो रहा है बातों ही बातों में आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।